दोस्तों, आपका चुनावी प्रोफेसर आज आपको महाराष्ट्र की गणित समझाएगा कि महाराष्ट्र में 48 सीटें आती है। पर इसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। नागपुर की जनसभा को संबोधित करी, जिसमें 50,000 से 1 लाख से ज्यादा की भीड़ आई। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, राहुल गांधी सब मैदान में थे। कहां किसकी रैली थी पहले वो समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूं रैली कहां के किसकी थी। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महाराष्ट्र के रामटेक में मौजूद थे, नागपुर में भी मौजूद थे, साथ में वेल्लोर में भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे कोयम्बटूर और बाकी इलाकों को एड्रेस किया गया था। यहां उसके अलावा अगर आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और कठुआ के अंदर मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया, शीर्षदल हिंदू बताया, तो योगी आदित्यनाथ यहां पे मौजूद थे। और होम मिनिस्टर अमित शाह दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर के अंदर, बंगाल के अंदर मौजूद थे, बलूरघाट में गए थे और गया बिहार में गए थे। बंगाल बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के प्लान के लिए। और इसके साथ में राजनाथ सिंह सहारनपुर और बुलंदशहर। तो बीजेपी के लीडर्स ने आज लगभग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार और साथ में जम्मू कवर किया है। तो ये पूरी रैलीज है। क्या किसी बड़े नेता, सब बड़े नेताओं ने क्या बड़ी बात बोली, चुनाव का एजेंडा आज का क्या है, देश क्या सोच रहा है, देखिए जरा। देशवासियों से कहूंगा, एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दीजिए। ये इंडी गठबंधन वाले ताकतवर हुए तो देश को खंड खंड कर देंगे। कांग्रेस नागरिकता देने वाले कानून सीएए का भी विरोध कर रही है, क्योंकि इसके भी सबसे बड़े लाभार्थी दलित है, बौद्ध अनुयायी है। अगाड़ी वाले कितना भी विरोध कर लें, सीएए के तहत हर हकदार को नागरिकता मिलकर रहेगी, और ये मोदी की गारंटी है। जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलती है। आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि एनडीए के साथ अब राज ठाकरे भी मैदान में आ चुके हैं। राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे का मेन वंशज भी कहा जाता है। उनके बेटे जरूर नहीं है, पर उनके जैसा उनमें कैरिश्मा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वो एनडीए को बेशर्त, बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने भी कहा था। तो ये उद्धव गुट के लिए बड़ा नुकसान वाला एक स्टेप है जो राज ठाकरे ले रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे का मैदान में एनडीए को, पीएम मोदी को सपोर्ट करना मतलब मराठा वोट की तरफ में जो है एक बड़ा इंडिकेशन देना। तो ये सियासी हलचल के क्या है समीकरण, ये पूरे मैं आपको समझाऊंगा। पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। राजसाहेब ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे। आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया,
तो महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई और एनडीए का खेमा गदगद हो गया। अब भले ही राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इंजन 2024 लोकसभा चुनाव की पटरी पर न दौड़े, लेकिन उसका पूरा जोर रहेगा कि 2024 में महाराष्ट्र में कमल खिले, धनुष बाण का हर निशाना सटीक लगे और घड़ी की टिक टिक की आवाज और मजबूत हो। राज ठाकरे ने कहा है कि उन्हें न विधान परिषद चाहिए न राज्यसभा चाहिए, वो चाहते हैं देश को एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए। मी म्हटलं तुम्हाला मी आज सांगतो, म्हटलं त्या राज्यसभाही नको आणि ती विधान परिषदही नको, पण या देशाला चांगल्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे। राज ठाकरे ने अगर एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया तो इसकी वजह क्या है? इससे राज ठाकरे और एनडीए को क्या फायदा होगा? इसे जानने से पहले जानिए उनके इस कदम का महाराष्ट्र की सियासत के दोनों पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के लिए चुनाव से पहले राज ठाकरे का समर्थन एक बूस्टर डोज है। जिन्हें राज ठाकरे के समर्थन से सबसे ज्यादा राहत मिली है, वो बाहें फैलाकर राज ठाकरे का स्वागत कर रहे हैं। मी त्यांचं स्वागत करतो आणि मोदी साहेबांचं नेतृत्व आणि मोदी साहेबांच्या विकासाच्या कामाला। वैसे महाराष्ट्र में सभी हिंदुत्ववादी पार्टियां बाला साहेब की विरासत पर ही सियासत करती हैं। अब बीजेपी बता रही है बेटा विचारों में भटक गया और भतीजा हिंदुत्व के पैरोकारों के साथ आ गया। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ महागद्दारी करने का काम श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने किया है। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। राज ठाकरे का समर्थन एनडीए को मिलने से सबसे ज्यादा चोट उसके ही वोटों पर आएगी, इसलिए उद्धव के चाणक्य राज ठाकरे के फैसले पर चोट कर रहे हैं। अब जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? राज ठाकरे जी की मन से इस पार्टी से मुझे जहां तक जानकारी है किसी भी कार्यकर्ता ने लोकसभा के लिए उम्मीदवारी का आवेदन पत्र ही नहीं भरा। सियासत में साथ की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन राज ठाकरे की दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद ये तय हो गया था कि 2024 में वो एनडीए के साथ जाने वाले हैं। वैसे राज ठाकरे बीजेपी पर नरम गरम होते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो सुर बदल सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे को बिना शर्त, बिना सीट एनडीए को समर्थन देने के बदले क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब भी महाराष्ट्र की जनता तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो ये राज ठाकरे है, राज ठाकरे ये कहते हैं किसी के अंडर काम नहीं करते, तो राज ठाकरे का ये पूरा लॉजिक किया है। राज ठाकरे फायदा पहुंचाते हैं पर फायदा लेते नहीं है। क्या चुनावी फायदा पहुंचा सकते हैं राज ठाकरे, ये समझिए जरा। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अगर राज ठाकरे का पूरा चुनावी फायदा समझेंगे दोस्तों, बीजेपी की मदद से एम से मजबूत होगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मजबूत होगी, तो राज ठाकरे को लग रहा है कि पीएम मोदी का इंपैक्ट इनको पड़ सकता है। दोस्तों कार्यकर्ताओं के अंदर जो है जोश ज्यादा आएगा। राज ठाकरे को पता है कि अंदर अगर वो पीएम मोदी के साथ में आएंगे तो जोश ज्यादा जो है उनके कार्यकर्ताओं के अंदर आने वाला है। तो 2014 में इनका सिर्फ 3.5% वोट शेयर था विधानसभा में, पर इनका जो है बड़ा प्रभाव बहुत पड़ता है काफी वोटर्स के अंदर। दोस्तों ये जिसके साथ जुड़ते हैं उनको जीत के करीब पहुंचाते हैं। जब ये इनकी एक पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2019 को छोड़ के। 2019 में ये शरद पवार गुट में गए थे, सिर्फ 2.25% वोट आया था। तब इनको समझ में आया कि इनको मोदी के साथ में ही रहने में भलाई है। और शिवसेना में टूट के बाद इनके पास, इनको पता है कि मराठा लेगेसी, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को लेने में ये आगे होना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो अभी सोनिया गांधी के खेमे में जा चुके हैं। वही सोनिया गांधी जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी राजनीति करी थी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिस तस्वीर से आप समझेंगे कि बड़ी बात क्या है। दोस्तों ये बाला साहब ठाकरे के असली वंशज कहते हैं अपने आप को, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, और इनका नाम है राज ठाकरे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बन रहे थे दोस्तों, तो राज ठाकरे उस अगली पंक्ति में थे जिन्होंने बिना कंडीशन में उन्हें सपोर्ट दिया था। मुझे अच्छे से याद है राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करी थी। उस वक्त बहुत कम लोग जो है महाराष्ट्र से अलायंस के अंदर आना चाहते थे। राज ठाकरे ने उस वक्त कदम लिया था, पीएम मोदी बीजेपी 272 पार हुए थे। उसके बाद में
उसके बाद में 2019 में शरद पवार के साथ गए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 पार हुए थे। तो राज ठाकरे को बताए कि उनको जीतने वाले कॉम्बिनेशन के साथ रहना है और वो ग्राउंड को अच्छी तरीके से भापते हैं और वो जीतने वाला कॉम्बिनेशन उनको यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिख रहा है। तो क्या हो सकता है बीजेपी को फायदा इससे, ये समझिए दोस्तों। पहले मराठा मतदाताओं के अंदर एक मैसेज जाएगा कि राज उनके साथ में है, मतलब मराठा मतदाता का उद्धव के प्रति कोई सिंपैथी फैक्टर नहीं हो सकता है। दूसरा, राज ठाकरे में बाला साहब की छवि अभी भी लोग देखते हैं। बाला साहब मेहनत बहुत ज्यादा करते थे, मेहनत में इनको भी काम करने की जरूरत है। तीसरा, उद्धव ठाकरे की सहानुभूति कम होगी। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बीजेपी को पता है कि उद्धव 21 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और अगर उनकी थोड़ी सी भी सहानुभूति आएगी तो उनको कुछ सीटें मिल सकती है। पिछली बार उनको सिर्फ सीटें बीजेपी के साथ होने की मिली थी, तो बीजेपी प्रिवेंट ये करना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अमित शाह का एक चाणक्य प्लान है दोस्तों। और एकनाथ शिंदे पे भी दबाव होगा कि वो अपनी सीटें लेके आए। हिंदुत्व के नाम पे जो है विभाजन अगर कोई भी वोट का हो सकता था वो रुक जाएगा। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है दोस्तों जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं आना चाहता हूं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सीट पे, जहां 2 दिन पहले मैं खुद मौजूद था। बारामती की बात कर रहा हूं दोस्तों। बारामती में लड़ाई जो है वो पवार वर्सेस पवार की है दोस्तों। ये पूरा ग्राफ समझिए। यहां पे शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार। अजीत पवार जो है वो एनसीपी, असली एनसीपी के हैं। वो उनकी पत्नी जो है वो मैदान में लड़ रही है, जिनका नाम है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी लड़ रही है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यानी भाई अजीत पवार की जो भाई बहन है उनसे ये लड़ रही है। तो अजीत पवार की बहन शरद पवार की बेटी लड़ रही है मैदान में अजीत पवार की बीवी और शरद पवार की बहू सुनेत्रा पवार से। ये आप समझिए, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है बारामती में। ये जो पूरा परिवार है, शरद पवार, अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, ये एक ही घर में बैठ के खाना खाते थे। और ये क्यों इस बार हो रहा है बारामती वर्सेस बारामती, और क्या पहली बार शरद पवार बारामती हार सकते हैं? जरा ये रिपोर्ट देखिए 24 की सरकार की, क्योंकि इस वक्त बारामती का बैटल पूरे विपक्ष के गठबंधन के लिए सबसे बड़ा बैटल है। शरद पवार की लेगेसी के लिए, उनके मान सम्मान के लिए कि अजीत पवार उनको हराएंगे। देखिए, ये लड़ाई है ननद और भाभी की। ये लड़ाई है छोटी बहन बड़े भाई की। ये लड़ाई है बहू और ससुर के बीच। ये लड़ाई है चाचा और भतीजे की। ये लड़ाई है बारामती की विरासत की। और ये लड़ाई है पवार वर्सेस पवार की। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर जैसी तलवार खिंची है वैसी किसी और सियासी जंग के मैदान में नहीं दिखेंगी। पहले चाचा ने भतीजे को आगे बढ़ाया, फिर भतीजा अपने चाचा का सियासी सहारा बना, लेकिन अब तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों एक दूसरे का वजूद मिटाने पर आमादा हैं और इस लड़ाई में ढाल बनाई गई हैं घर की बेटी, घर की बहू। बैटल ऑफ बारामती पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। अब आपको दिखाते हैं पवार के गढ़ में पवार परिवार के बीच छिड़ी सियासी लड़ाई की पिक्चर क्या है। बारामती से एनसीपी शरद पवार गुट ने लगातार तीसरी बार सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया है, तो असली एनसीपी ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया के सामने उतार दिया है, यानी ननद वर्सेस भाभी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा, प्रदेशाध्यक्ष सुनील जी तटकरे जी, प्रफुल्ल पटेल जी, रामदास आठवले जी, जानकर जी, हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये दी संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। सुप्रिया और सुनेत्रा दोनों के लिए दोनों एनसीपी और दोनों पवार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, प्रचार तेज होता जा रहा है। शय और मात की चालें चली जा रही हैं। राजनीति चरम पर है तो रिश्तों का लिहाज भी रखना है। इसी में तालमेल बिठाते हुए चालें चली जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बैटल ऑफ बारामती के 2019 के बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले 53% वोट के साथ 6,86,000 से ज्यादा वोट हासिल कर संसद पहुंचने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी के कंचन राहुल को 41% वोटों के साथ करीब 5,30,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार मुश्किल यह है कि एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है।
और चुनाव भी पवार वर्सेस पवार के बीच है। पहले चाचा भतीजे एक थे, लेकिन अब ताकत बटी हुई है। सुप्रिया को उनकी भाभी सुनेत्रा से ही चुनौती है। फुल सस्पेंस है कि बारामती में चाचा की चलेगी या भतीजे की। शरद पवार का नाम सुप्रिया के काम आएगा या अजित का नाम सुनेत्रा के काम। दोस्तों, इसमें मेन गणित मैं आपको समझाना चाहता हूं। 2019 के बाद में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में बारामती विधानसभा से अजीत पवार जीते थे और उनको 1,90,000 की लगभग लीड मिली थी। जो बारामती विधानसभा से जब सुप्रिया सुले को जो लीड मिली थी, उससे 50,000 वोट ज्यादा है। मतलब बारामती में अजीत पवार का खुद का वोट 40,000 से 50,000 के बीच का है और वो पूरी लोकसभा अजीत पवार खुद संभालते थे शरद पवार के लिए। तो अगर जो 6 विधानसभा उसमें आती है, जिसमें से 2 बीजेपी के पास में है, 2 इस वक्त कांग्रेस के पास में और 2 सेना के पास, एनसीपी के पास में, अगर इसमें जो एनसीपी वाला वोट ज्यादा, सिटी का वोट अगर अजीत पवार की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि सुप्रिया सुले अपनी सीट हार जाए। शरद पवार को दिक्कत हो सकती। तभी बारामती का चप्पा चप्पा शरद पवार खुद घूम रहे हैं। ये महाराष्ट्र की सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी सीट है, जिसमें शरद पवार वर्सेस अजीत पवार जो है वो देखा जा रहा है। जो लड़ाई इस वक्त सुप्रिया सुले और सुनीत्रा पवार के थ्रू लड़ी जा रही है, इससे इंडिया गठबंधन की असली स्ट्रेंथ समझ में आएगी।